हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो का टॉपिक है 20 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो आप लोग जल्दी जल्दी से जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है और वहाँ पे आपको क्विज भी कराई जाती है रेगुलर वे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं क्या है। इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट मैनेज सक्सेस। भाई देखिए, जब भी सक्सेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस तो देखिए साथ ही साथ आ ही जाता है, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। तो अगर आप उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप सक्सेस को भी मैनेज नहीं कर सकते। तो जब भी स्ट्रेस हो, हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने ऊपर ये बिलीव रखें कि आप उस स्ट्रेस से आगे निकल सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम भी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, हम डे कवर कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो आज देखिए क्या कवर है, नेशनल न्यूबॉर्न वीक। मतलब जो नेशनल न्यूबॉर्न सप्ताह है वो 15 से 21 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है इस बार की, सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, द बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। 2014 में इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिसने लॉन्च किया था न्यू बॉर्न एक्शन प्लान को। ये क्वेश्चन इसी के साथ साथ आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ईयर पूछ सकते हैं या फिर कंट्री भी पूछ सकते हैं। तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखो, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, एक तरीके से प्रायोरिटी एरिया होता है वो। और इसके अलावा जो मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, वो जो बढ़ रही है, उसको किस तरीके से हम रिड्यूस करें, तो बेबीज़ की हेल्थ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। इस पूरे सप्ताह में इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है और लोगों को अवेयर भी किया जाता है। तो ये हो गया। सेकंड हमारे पास है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ये सप्ताह मनाते हैं 18 से लेके 24 नवंबर तक। और स्टॉप अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस, ये इसकी थीम रही है। अब देखो, इसका ऑब्जेक्टिव मेजर एक तरीके से उद्देश्य ये है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस दिन का। सो फ्रेंड्स, इसकी थीम ज़रूर ध्यान रखो, स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला डे है नेशनल इंटीग्रेशन डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 19 नवंबर को। ये दिन सेलिब्रेट होता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी जी। भाई इंदिरा गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था और ये पहली ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 19 नवंबर को होती है, इसलिए इस दिन नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। और इस बार 2021 की बात करते हैं तो इनकी 104वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई। तो फ्रेंड्स, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि इनके कौन सी नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सिलसिले पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, विच एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड द ऑफ शोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई अंडर द एजिस ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। तो पश्चिमी नौसेना कमान में मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? सो फ्रेंड्स, आंसर इज प्रस्थान। उस अभ्यास का नाम है फ्रेंड्स प्रस्थान। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, ये जो एक्सरसाइज होती है ये हर 6 महीने के बाद होती है, यानी 6 महीने के बाद फिर 6 महीने के बाद। तो साल में कितनी बार हो गई? बिल्कुल सही, 2 बार हो गई। इसका उद्देश्य ही यही होता है कि जो ऑफशोर सिक्योरिटी है, अपतटीय सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य है टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ ऑल मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स। अब ये मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? तो जैसे इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, पोर्ट ट्रस्ट है, और इसके अलावा जो फिशरीज डिपार्टमेंट और मराइन पुलिस है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं। इनके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको एकीकृत करना ही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य होता है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा, ये हर 6 महीने में कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा अगला, हु इनॉग्रेटेड अ 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 इन न्यू दिल्ली। तो पंचायतों का जो ये पैसा, शॉर्ट में बोलते हैं मैंने इसको पैसा, 1996 है,
इसके प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। अब इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किसने किया है? तो यहाँ पे आंसर 2 लोग हो जाएंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग, अर्जुन मुंडा एंड गिरिराज सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अच्छा, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा के पास, इनके पास है फ्रेंड्स ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि मिनिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आप समझ लो कि एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा। देखो, ये जो पेसा की बात हुई है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये इट इज़ अ लॉ, ये एक कानून है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था। और इस कानून के तहत क्या किया गया था कि जो शेड्यूल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो शेड्यूल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए भी ग्राम सभा होनी चाहिए और पूरा का पूरा जो मतलब एक तरीके से शासन है, सेल्फ गवर्नेंस है, वो ग्राम सभा के थ्रू होना चाहिए। तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया जिसको बोला गया पेसा। 1996 का ये एक्ट है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको ऑर्गेनाइज किया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, क्योंकि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, उसी का ही एक पार्ट है जो कि ये कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। अब देखो, यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें हम जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं रूरल इंडिया की, ग्रामीण भारत की, तो ग्रामीण भारत में सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये बोला गया कि जो पंचायती राज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? 3 टायर होनी चाहिए। इसका मतलब 3 टायर होने का मतलब ये होगा कि जो 3 टायर पंचायती राज है उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा और एक तरीके से उसको कानून बनाया गया। किसके तहत? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब एक मैं आपको बता देती हूँ, भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी 1995 में। उसके बाद जो ये पैसा एक्ट है इसको क्या किया गया था? एग्जिस्टेंस में लाया गया था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि किस रिकमेंडेशन या कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये एक्ट आया है? तो भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन के बाद आया है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन, देखिए, हु इनॉग्रेटेड अ वीक लॉन्ग एग्जीबिशन इन नवंबर एट द ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी में एक सप्ताह भर चलने वाली जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी, देखो इनके पास मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर है ये, स्टेट फॉर कल्चर की ये यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है कमल आर्ट गैलरी के साथ कोलैब करके। और ये जो एग्जीबिशन है, इस एग्जीबिशन में फेमस एमिनेंट आर्टिस्ट हैं श्री पवन वर्मा शाहीन, इनके चित्रों को इसमें दर्शाया गया है। और इस एग्जीबिशन को नाम दिया गया है भारत माता एवं भारत के नायक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये जो कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है इसकी योजना ये किसने शुरू करी है? तो फ्रेंड्स आंसर इज नारायण राणे। नारायण राणे जो कि यूनियन मिनिस्टर है एमएसएमई के, इन्होंने इस योजना की शुरुआत कहाँ पे करी है ये भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखो कि इस योजना की शुरुआत करी गई है गुवाहाटी में। अब इस योजना की स्कीम की बात करते हैं, तो ये जो स्कीम है इट विल हेल्प इन मीटिंग द टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट। मतलब जो सर्विस सेक्टर हैं, सेवा क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में ये मदद करेगा। और श्री राणे ने ऑल्सो यहाँ पर फेलिसिटेट किया है जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के, उनको सम्मानित भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे युवा जो नौकरी चाहने वाले हैं उन्होंने उनको ये सब बोला है कि आप नौकरी चाहने के बजाय नौकरी देने वाले बने, इस तरीके के आप एंटरप्रेन्योर्स बने। तो उसका भी आग्रह इसी दौरान नरवाने राणे के द्वारा जो है वो किया गया है। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, नारायण राणे के द्वारा इस
जो सब्सिडी स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो गुवाहाटी में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। शक्ति, देखो शक्ति जो है ना एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इसको डिज़ाइन किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी इमेज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इस एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंडियन नेवी को सौंपा है झांसी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि किसने सौंपा है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसे सौंपा है? इंडियन नेवी को। कहाँ पर? झांसी में। तो ये 2-3 क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मीज़र है, मतलब इस सिस्टम का, ये क्या करेगा? ये एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन को फाइंड करेगा। इसके साथ साथ जो मॉडर्न रडार्स हैं, आधुनिक रडार है ना, उनकी सटीक दिशा भी देगा और अवरोधन खोजने में मदद करेगा। तो मतलब एक तरीके से काफ़ी ये एडवांस सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। पहला जो शक्ति सिस्टम था, देखो पहले की बात कर रही हैं, तो वो विशाखापट्टनम में इंस्टॉल किया गया था। यह हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क इन झांसी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है कि झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किसने रखी है? आंसर इस नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। ये भी ध्यान रखो फ्रेंड्स कि कहाँ पर रखी गई है? झांसी में रखी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने 600 मेगावाट सोलर पावर पार्क इन ललितपुर और 800 मेगावाट का सोलर पावर इन चित्रकूट में भी इनकी आधारशिला रखी। तो झांसी के साथ साथ ललितपुर और चित्रकूट, ये दोनों जगह भी सोलर पार्क की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंडेड ओवर द फर्स्ट ऑफ द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन एयरफोर्स इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय वायुसेना को किस राज्य में पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है? देखो ये जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ना, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा है जो कि लैंड कर सकता है एंड टेक ऑफ कर सकता है एट 5000 मीटर पर। इसके एल्टीट्यूड पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है और ये पहला ओनली अटैकर हेलीकॉप्टर है। सो बात करते हैं कौन से स्टेट किस राज्य में से सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसने सौंपा है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको मैंने बता दिया कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ही ऑल्सो, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल्सो मेड इन इंडिया जो ड्रोन्स है उनको भी इंडियन आर्मी को क्या किया है? हैंड ओवर किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। द 36 ऑल इंडिया प्राइज मनी इंदिरा मैराथन, ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ। ये किस शहर में इसकी आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का ही शहर है प्रयागराज, जहाँ पे इस मैराथन का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कौन सा एडिशन है ये? 36 इसका एडिशन है। इस मैराथन की स्टार्टिंग हुई थी 1985 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मेमोरी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी यही है, ऑल इंडिया प्राइज मनी इंदिरा मैराथन। ओके, ये इसका 36th एडिशन हुआ है, ये ध्यान रखना है। और कहाँ से शुरू हुआ है? फ्रॉम आनंद भवन से शुरू हुआ और ये ख़त्म हुआ है मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकते हैं। फर्स्ट तो आपको ये सिटी पूछ लेंगे, उसके बाद ये एडिशन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बताओ इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताओगे 36th। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांग, a tribal district of which state was declared 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट। डांग ये किस राज्य का एक आदिवासी जिला है जो कि 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया? आंसर है गुजरात। देखो गुजरात राज्य में अगर हम बात करें इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की, तो 100% ऑर्गेनिक का मतलब है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है। 100% ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट करी जाती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 पर हेक्टेयर की सब्सिडी देने की भी बात करी है फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 हेक्टेयर्स टू ईच फार्मर फॉर इट। तो इससे क्या होगा, वहाँ के फार्मर्स में एक तरीके से ना इनकरेजमेंट आएगा और
ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में उनको सिखाया जाएगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, तो जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल प्रोडक्ट हो गए, वो सारी चीज़ें देखो, इससे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो अगर ये चीज़ें कम हो रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कह लो, बेनिफिट की बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, स्टेप लेती है, आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करती है। बात आती है देखो फ्रेंड्स गुजरात की। यहाँ का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन। अगर हम बात करते हैं गुजरात का स्टेट बर्ड, तो गुजरात का स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। इसके अलावा देखो गुजरात की बात कर लेते हैं। सो गुजरात में इस टाइम पे जो सीएम है उनका नेम है भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में देखो वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गिर फॉरेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मराइन नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। डैम्स में देखो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है, उकाई डैम ये ताप्ती रिवर पर है, कदाना डैम ये माही रिवर पर है। तो ये सब बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मेक एक्टर सलमान खान द वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ द स्टेट? किस राज्य ने एक्टर सलमान खान को वैक्सीन एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है? तो स्टेट का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। देखो अभी भी क्या हो रहा है, लोगों में देखा गया है कि बहुत मतलब एक तरीके से हेजिटेट हैं वो वैक्सीन को लगवाने में, स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को झिझक हो रही है। तो इसी में लोगों को एक तरीके से हेल्प किया जाएगा, लोगों को इस चीज़ के बारे में एनकरेज किया जाएगा। इसके लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम जब किसी को रोल मॉडल मानते हैं तो अगर उन्होंने कोई बात कही होती है तो हम उस बात को सुनते हैं और वो बात फिर हमें सही लगती है। तो इसके लिए ही सलमान खान जो है वो इसमें हेल्प करेंगे। बात आती है महाराष्ट्र स्टेट की। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी जिसने स्टार्ट किया है सेकंड फेज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन? तो आप सभी को इसके बारे में तो ज़रूर पता होगा, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा ही इस कैंपेन को शुरू किया था। स्पेशली देखो जब हम रेड लाइट होती है तो अगर हम गाड़ी को ऑफ करेंगे उस टाइम पे जो एयर पोल्यूशन या आप कह लो कि जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं वो नहीं होंगे, तो एयर पोल्यूशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ही यही होता है टू रिड्यूस वेहिकुलर पोल्यूशन इन द सिटी, क्योंकि थोड़ा बहुत 5 मिनट भी अगर या 2 मिनट भी अगर आपकी गाड़ी ऑफ है तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा निजात मिल सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक श्रीमद्रामायणम? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी है शशि किरण के द्वारा, और इस पुस्तक को पूछने रिलीज़ किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। ये जो बुक है ये लॉर्ड राम, भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो शशि किरण के द्वारा इस बुक को लिखा गया, और रिलीज़ अगर पूछें तो एम वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज़ किया। इसके बाद है 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो फ्रेंड्स 19 नवंबर को 552 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी सिख फाउंडर यानी सिख संस्थापक कहे जाते हैं, और ये सिखों के फर्स्ट गुरु थे। ठीक है, जो सिखों के 10 गुरु हैं उनमें से पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में तलवंडी नाम के गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स ये 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्हाट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भाई कौन से दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। तो हर साल 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और इस बार इनकी 193rd नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1828 को मराठी करहड़े ब्राह्मण फैमिली में, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही मार्टियर्स डे सेलिब्रेट होता है झांसी में, उन लोगों के सम्मान में जिन्होंने 1857 के रिवेलियन में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और जिन्होंने अपनी लाइफ का बलिदान दिया। तो उनकी याद में, उनके ऑनर में शहीद दिवस झांसी में इस दिन
सेलिब्रेट किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जी की बात करते हैं तो इनकी जो इनका बचपन का नाम था, बहुत बार पूछते हैं, वो है मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका इनको इनके बचपन में जाना जाता था। 1842 में लक्ष्मीबाई जी की शादी गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुई थी, जो कि महाराजा थे झांसी के, और उसके बाद ही इनका नाम पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन है अगला, हु विल बी अवॉर्डेड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको जो है वो जो 52nd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होगा, वहाँ इन्हें सम्मानित किया जाएगा। हेमा मालिनी जी की बात करते हैं तो ये इंडियन एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर एंड पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था 1963 में। प्रसून जोशी की बात करते हैं तो ये पोएट, राइटर, लिरिस्ट एंड स्क्रीन राइटर हैं। तो इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद ए.बी. डिविलियर्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से संबंधित है? इनका संबंध है फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका से। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध किससे? साउथ अफ्रीका से। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2018 में ही रिटायरमेंट ले ली थी। इन्होंने 228 ODIs खेले हैं, जहाँ पे इनका स्कोर है 9577 रन, और उन्होंने अपना ODI डेब्यू किया था 2005 में इंग्लैंड के अगेंस्ट में। तो हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा करी है। इसके बाद है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी 14th एडिशन ऑफ ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार? तो कौन सा देश करेगा पहली बार? आंसर इज़ वेस्ट इंडीज़। फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज़ पहली बार 14th एडिशन होगा इसका ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो होस्ट करेगा, जिसमें 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें 48 मैचेस खेले जाएंगे। 2022 में ये जो वर्ल्ड कप है ये होगा। और वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पर 4 कंट्री को कन्फर्म द 4 होस्ट कंट्री हैव बीन कन्फर्म्ड एज दिस विद 10 वेन्यू होस्टिंग मैचेस। तो इसका जो वेन्यूज़ होंगे वो भी कंफर्म हो गए हैं, बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका 14th एडिशन है और कौन सी कंट्री है? वेस्ट इंडीज़, जो कि उसे पहली बार होस्ट करेगी। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ICC के द्वारा अनाउंसमेंट क्या हुई है? अनाउंसमेंट ये हुई है कि अगले जो मेंस टूर्नामेंट है उनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि कब कब होंगे। ICC की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स की फुल फॉर्म है। 15 जून 1909 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इवेंट 2024 से लेकर 2031 तक के पूरे डिसाइड हो गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 2024 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, इसे USA और वेस्ट इंडीज़ होस्ट करेगा। उसके बाद देखो 2025 में ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इसे पाकिस्तान होस्ट करेगी। फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आएगा, जिसे इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेगा। 2027 में ICC का 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा, जिसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 3 कंट्री होस्ट करेंगी। देन 2028 ICC मेंस T20, देखो T20 2 साल के बाद होता है, तो देखो 2026 में हुआ और 2024 से फिर 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। 2029 का फिर से ICC की चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, जिसको इंडिया होस्ट करेगा। फिर देखो 2 साल के बाद फिर से मेंस का T20 वर्ल्ड कप आया, जिसको इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। और 2031 का 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है उसे इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगा। तो ये सारे के सारे जो वेन्यू है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपको इन वेन्यूज़ को सभी को याद ज़रूर करना है। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए आपकी ही रिक्वेस्ट पे ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन रखी हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, जो IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, इस मीटिंग की मेजबानी कौन सी कंट्री ने करी है? तो आंसर है बांग्लादेश। इसके बाद क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर? आंसर इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज, हु डिलीवर्ड अ की नोट एड्रेस एट द सिडनी डायलॉग? किसने मुख्य भाषण दिया है? आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने। हु इनॉग्रेटेड अ न्यूली रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल इन लद्दाख रिजोंगलो? आंसर इज राजनाथ सिंह।
नेक्स्ट इज़ हु इनिशिएटेड द सेवा स्ववरीता आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत करी है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। इसके बाद है मोबाइल प्रीमियर लीग विल सेटअप अ गेम डेवलपमेंट सेंटर इन विच स्टेट। आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक जिसने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है कीप योर माउथ शट इस इनिशिएटिव का। आंसर इज HDFC बैंक। इसके बाद है इनमें से किसने रिलीज़ किया है इन्वेस्टर चार्टर आउटलाइन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टर्स। ये लॉन्च किया है किसने किया है इसको, सेबी ने इसको लॉन्च किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कंफर्म किया है फर्स्ट एवर साई इंस्टीट्यूशन अवार्ड। कितने एथलीट कितने कोचेस टोटल मिला के कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल मिला के 246, जिसमें 162 एथलीट्स हैं और 84 जो है वो इसमें क्या है कोचेस हैं। अगला है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आंसर है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कतर इसको होस्ट करेगी। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन। अब कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट किसे मिला है, तो डेविड वार्नर को मिला है। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ कमीशन ये किसे आयुक्त किया गया है, विमल पाटिल को। स्वप्निल भदाने, विश्रांत लाल, नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया है और सभी स्टूडेंट जो भी आंसर्स करते हैं सभी को एक तरीके से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है ऑफ रोड्स की इन इंडिया। सेकंड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये किसने शुरू करी और ये भी बताएगा कि इससे कनेक्ट कौन है। 4 जो प्लेसेस हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिस पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।